हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेट 4 2020 824 NM 10th साइंस का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर, यानी कह सकते हैं कि वर्ष 2020 में आया हुआ कक्षा 10वीं के विज्ञान का चौथा सेट है और जिसमें हम लोग फिजिक्स का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखता है? ब्लैक कलर का। दूसरा ऑप्शन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, तो 32 का आधा 16 होगा और ये ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर में ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा? सरल रेखा। रीजन क्या है? क्योंकि V इक्वल होता है I और R। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पे भी सिंगल की पावर है, इस पे भी सिंगल की पावर, मतलब अगर मैथ की दृष्टि से सोचो तो जिस पे सिंगल पावर होता है उनका ग्राफ सीधा होता है, जिस पे डबल पावर होता है इसे कर्व होता है। आप बहुपद और द्विघात समीकरण वगैरह में आपने देखा कि जब बहुपद का सवाल आता तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है, कहीं ऐसा ग्राफ होता है, तो चूंकि उस पर एक से अधिक की पावर रहती है तो इस प्रकार का ग्राफ होता है। यहाँ सिंगल पावर है तो ग्राफ जो बनेगा वो सीधा बनेगा। और उसके बाद अगला है, एक लघुपथित परिपथ में धारा का मान होता है, धारा का मान होता है अधिकतम, लेकिन क्यों होता है ये देखो, फार्मूला होता है I इक्वल V/R, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि मान लो अगर पोटेंशियल सेम है, मतलब पोटेंशियल नहीं बदल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि I प्रोपोर्शनल है 1/R। अब जो R होता है, R इक्वल होता है ρL/A, मतलब ये हुआ कि लंबाई और क्षेत्रफल पर R डिपेंड करता है और प्रतिरोधकता पर। तो यहाँ अगर लंबाई अधिक होगी तो R का मान अधिक होगा, या एरिया कम होगा तो R का मान अधिक होगा। तो यहाँ पे कहा लघुपथित, मतलब जब रास्ता छोटा हो जाए, यानी वायर की लंबाई घट जाए, तो जब वायर की लंबाई घटेगी तो R का मान बढ़ेगा, और यहाँ से जब R का मान बढ़ेगा तो I का मान घट जाएगा। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि L का मान कम होने से R का मान बढ़ता है, और लिखेंगे R का मान यहाँ L का मान कम होने से R का मान घटता है, और लिखेंगे R का मान कम होने से I का मान बढ़ता है। और आप इसको वैसे ही रीजन में देख सकते हो कि अगर लंबाई छोटी हो गई तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और प्रतिरोध अगर कम हो गया तो विद्युत धारा को रोकने के लिए प्रतिरोध ही आता है, तो अगर वही कम हो जाएगा तो विद्युत धारा मैक्सिमम होकर के बहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे शून्य, न्यूनतम, अधिकतम सदैव स्थिर है, तो इसीलिए अधिकतम वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। और यही है आपके ऑप्शनल क्वेश्चनों का सोल्यूशन कह सकते हैं या जवाब कह सकते हैं। लगा लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 और 1.33 है, इनमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों? तो इसका सलूशन देखो, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जो वेग होता है वो वेग होता है 1/, मतलब ये वेग प्रोपोर्शनल होता है 1/, अपवर्तनांक, ये जाने रहना। तो अब यहाँ पे कहा है कि किसमें सबसे अधिक होगी, तो जिसका n सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा n आप देखो 1.33 है, वो तेल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल और जल। तो यहाँ ये जो जल का अपवर्तनांक है सबसे कम है, तो लिखेंगे इसलिए जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। आप ऐसे लिखोगे कि प्रकाश की चाल पदार्थ के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लिखोगे कि प्रकाश की चाल उस माध्यम में सबसे अधिक होगी जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। फिर आप लिखोगे कि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल और जल, तीनों के अपवर्तनांक में जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, और यही इसका सलूशन रहेगा।
दूसरे में देखो, दूसरे प्रश्न में है एक उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखिए, क्या यह ऋणात्मक व धनात्मक हो सकता है, ये पता करना है। तो आवर्धन का सूत्र लिखेंगे, लिख देते हैं, उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब का आवर्धन। तो इसमें दो प्रकार का आवर्धन होगा, क्योंकि लेंस है और उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में एक बार आभासी भी प्रतिबिंब बनता है। देखो इमेज बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो सी है और ये एफ है और यहाँ मान लो कोई वस्तु है, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से बेंड होती है इस प्रकार से, और ये प्रकाशिक केंद्र से जाती है, तो बढ़ाने पर वो इसी साइड आके मतलब मिलती है, और यहाँ पे वो इसका एक बड़ा सा इमेज बनाती है। ये बात याद रखे रहना कि यहाँ पे उत्तल लेंस में एक बार आभासी चित्र बनता है जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होती है, और कहीं पर भी रहता है तो वास्तविक बनता है। तो इसलिए यहाँ पे आवर्धन भी दो प्रकार का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जब प्रतिबिंब वास्तविक है तो यम का सूत्र हो जाएगा, क्योंकि लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र होता है V/U, ये सूत्र होता है। तो अब अगर इसमें आप चिन्हों की बात करेंगे, मतलब चिन्ह वगैरह की, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मतलब ये जो V है ये दूसरी तरफ है और U मतलब रहेगा लेफ्ट में, मतलब इस साइड में रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो आवर्धन आएगा वो निगेटिव में आएगा, ये हो जाएगा। वैसे तो सूत्र होता है आवर्धन का V/U लेंस के लिए, लेकिन अब अगर आप लेंस में U देखोगे तो इस साइड है, तो U आपका माइनस हो जाएगा, और जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो प्रतिबिंब इस तरफ रहता है तो V पॉजिटिव हो जाएगा और U निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे जो यम का साइन है वो माइनस है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मतलब जब प्रतिबिंब वास्तविक है तब आवर्धन ऋणात्मक होगा, और ये फार्मूला होगा। और उसके बाद लिखेंगे जब प्रतिबिंब आभासी है, तो जब प्रतिबिंब आभासी होगा तब भी आवर्धन का फार्मूला यम इक्वल V/U। तो अब इसमें क्या होगा, आभासी में प्रतिबिंब भी इसी तरफ बनता है और वस्तु भी इसी तरफ रहती है, तो यहाँ V का चिन्ह माइनस हो जाएगा और U का चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से यम इक्वल आएगा V/U। तो यहाँ से आपको यम का जो चिन्ह मिलेगा वो चिन्ह आएगा प्लस में। तो वही यहाँ पे आगे प्रश्न में पूछा था कि क्या यह ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकता है, तो लिखेंगे कि हाँ, आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो आवर्धन धनात्मक होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा, और यही इसका सलूशन भी है। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलना, कैसे बदलेंगे, पहले 1 किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो हो जाएगा 1000 वाट, और उसके बाद घंटे को सेकंड में बदल दो तो 3600 सेकंड, और अब ये क्या बन गया, जूल। तो यहाँ 1 2 3 4 5 36 गुणे 10 पे 5 जूल, या इसको मतलब वैज्ञानिक संकेत में कन्वर्ट करेंगे, यानी दशमलव यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और यही है इसका सलूशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आ गए हैं, अगर हाँ तो लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि इसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है।
आगे फिर इसमें कहा कि यदि +1 डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए सॉल्यूशन। तो इसमें दिया है कि लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए, जबकि इसकी क्षमता दिया है, तो क्षमता माने P दिया है, पावर -2.0 डायोप्टर। अब चूंकि इसमें आगे फिर से कहा कि मतलब एक और लेंस जोड़ेंगे, तो इसलिए इसको P1 कह देते हैं। तो फोकस कैसे निकलता, फोकस इक्वल होता है 1/P, यानी 1/P1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, 1/-2 इक्वल आ जाएगा 0.5 मीटर माइनस, और ये हो गया इसका फोकस दूरी, यानी 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और उसके बाद कहा कि एक और अन्य लेंस है जिसकी क्षमता है, यानी P2 की वैल्यू है +1 डायोप्टर। तो कहा है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो सूत्र होता है, देखो, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/f1 + 1/f2। ये फार्मूला होता है जब दो लोग रहेंगे, तो हो जाएगा 1/f इक्वल 1/f1 मतलब P1 और 1/f2 का मतलब P2। तो यहाँ से हो जाएगा ये P2, तो 1/f इक्वल P1 की वैल्यू है -2.0, P2 की वैल्यू है 1, तो घटाने पे आएगा कितना, -1। तो f इक्वल हो जाएगा 1/-1, यानी f इक्वल हो जाएगा -1 मीटर, या f इक्वल लिख सकते हैं -100 सेंटीमीटर। यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी माइनस में 100 सेंटीमीटर होगी। और जो पहला पार्ट दिया था कि लेंस की क्षमता दिया -2.0 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी आएगी -0.5 मीटर, या लिख सकते हो कि मतलब माइनस में 50 सेंटीमीटर। और उसके बाद अगला प्रश्न है, वो भी लगा देते फिर लगाना, इसी में ऑप्शनल था, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से। तो पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, तीसरे के का अथवा पार्ट। तो इसमें f इक्वल दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो ये हो जाएगा ऋण में 10 सेंटीमीटर। और फिर पूछा प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, प्रकृति बताओ, तो लिखेंगे दर्पण सूत्र, क्योंकि दर्पण है ये, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से 1/v हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, तो 1/v 1/f की वैल्यू 15 माइनस u की वैल्यू -10, तो हो जाएगा 1/v इक्वल 1/15 प्लस 1/10। 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, तो लिखेंगे 1/v इक्वल 30। 15 को 30 करने के लिए 2 से गुणा, 10 को 30 करने के लिए 3 से गुणा, तो हो जाएगा 1/v इक्वल 5/30, या v इक्वल हो गया 6, मतलब 1/6 हो जाएगा, तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसमें दो जवाब पूछा था कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है। तो पहले आपका रहेगा प्रतिबिंब की स्थिति, और इसमें लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फिर पूछा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो अब v का मान प्लस आया है, और आप वैसे भी जानते हो कि उत्तल दर्पण है तो आभासी बनाता है, या दर्पण में v का मान प्लस आए तो आभासी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मतलब प्रतिबिंब आभासी होगा और छोटा होगा। कैसे छोटा होगा आप चेक कर सकते हो, m इक्वल होता है दर्पण में -v/u, तो हो गया -v का मान 6 और u का मान माइनस में कितना लिया जाएगा 10। तो आप यहाँ पे देखो माइनस माइनस कैंसिल, 2 कितना आएगा 0.6। तो आप देखो कि यहाँ पे जो आपका आवर्धन है वो 1 से कम है, मतलब सीधी सीधी बात है कि प्रतिबिंब आपका
मतलब छोटा ही होगा। तो यहाँ थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में 2 प्रश्न, मतलब काम में 2 प्रश्न था जिसमें से कोई एक ही करना था। हमने आपको दोनों का सोल्यूशन दे दिया, आप इसको लगा लें। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करेंगे कि समायोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। ऐसे प्रश्न थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, सोचने में बस और लगाने में नहीं। तो इसमें है 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। तो इसमें पूछा कि जब 4 ओम प्राप्त हो तो क्या करेंगे, मतलब कैसा समायोजन होना चाहिए। तो 4 ओम के लिए मतलब पहले वाले कंडीशन में कैसा होना चाहिए, देखो इस प्रकार का कनेक्शन होना चाहिए पहले के लिए। ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम और यहाँ पे 6 ओम। तब जाके तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आएगा। कैसे आएगा, जैसे मान लो इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 और इसको R3। तो यहाँ पे लिखेंगे R2 कामा R3 समांतर क्रम में है, लिखेंगे। इसलिए अब समांतर में उल्टा करके जोड़ते हैं तो लिखेंगे 1/R2 3 इक्वल 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। 1/R2 3 इक्वल 1/R2 की वैल्यू 3 और R3 की वैल्यू 6 है। तो एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 2 घन 1/6 यानी 3/6। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R23 बराबर 6/3 यानी 2 ओम। तो ये दोनों मिला के हो गया 2 ओम और उसके साथ ये 2 ओम सीरीज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 कामा R23 श्रेणी क्रम में है, लिखेंगे। इसलिए R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R23। R1 की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू 2 मतलब हो गया 4 ओम। तो लिख सकते हैं कि मतलब 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों से 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, या कुल यहाँ पे लिख सकते हो ऐसा भी कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त करने के लिए 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना होगा और फिर उसके साथ 2 ओम को मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ये पहला प्रश्न का सलूशन हो जाए, मतलब पहले पार्ट का। और सेकंड वाले में क्या करना है, देखो सेकंड में जिसमें 1 ओम प्राप्त करना है तो ये कैसे हो जाएगा, ये होगा इस प्रकार से। देखो ये इस प्रकार से जब तीनों पैरेलल लग जाएंगे तब, मतलब 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम हो गया। R1, R2 और R3। तो इसमें लिखेंगे R1, R2 और R3 समांतर क्रम में है, लिखेंगे। इसलिए 1/R इक्विवेलेंट 1/R1, 1/R2 और 1/R3, 1/2, 1/3 और 1/6। सबका एलसीएम 6 होगा। तो लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 3 + 2 + 1/6। 3 2 5 और 6/6 मतलब 1। तो यहाँ से लिखेंगे R इक्विवेलेंट मतलब 1 ओम। मतलब क्या हुआ कि अगर हमको इन तीनों प्रतिरोधों को मिला करके 1 ओम का प्रतिरोध बनाना है तो तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देना होगा। और यही है इस प्रश्न का सलूशन।
और उसके बाद दूसरे में पूछा कि किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, ये किन कारकों पर निर्भर करता है। सिंपल है ये, देखो यहाँ पे बना देते हैं। प्रतिरोध जो होता है आर इक्वल होता है रो एल बाई ए। तो यहाँ से अगर मान लो आपको चालक का प्रतिरोध लिखना है तो आप लिख सकते हो कि प्रतिरोध एक प्रकार का गुण है पदार्थों का जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है या कम करने का प्रयास करता है। फिर पूछा कि किस पर निर्भर करता है, तो लिखेंगे पदार्थ की लंबाई पर डिपेंड करता है, और उसके बाद उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और उसके बाद टेम्परेचर पर यानी ताप पर भी निर्भर करता है। और यही है इस प्रश्न का सलूशन। तो मेरे ख्याल से आपको इन दोनों प्रश्नों का मतलब सलूशन समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो लिख लीजिए, और कोई भी प्रश्न होगा तो ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है? एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र की संरचना में मुख्य अंतर क्या होता है? आरेख द्वारा समझाइए। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, हम इसको मतलब सिंपल में बता देते हैं। आपको इसका उत्तर आपकी बुक में भी मिल जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ होता है कि जैसे मान लो जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता में परिवर्तन कर दिया जाए या किसी कुंडली के मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे मान लो नॉर्मल हम कोई एक मैग्नेट ले लें एन और एस, मतलब ऐसे, और ये मान लो इसके अंदर बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अब इसमें मान लो कि कोई कुंडली चलाई जा रही है जैसा कि जनरेटर में होता है, तो जब ये कुंडली चलाई जाएगी ऐसे तो एक बार मतलब एकदम ठीक बीच में आएगी, फिर ऐसे घूमेगी, तो इस प्रकार से एरिया में मतलब परिवर्तन होता है धीरे धीरे। तो उसके कारण से इस लूप में विद्युत धारा मतलब कह सकते हैं उत्पन्न हो जाती है, जिसको कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण को अगर आपको मतलब सिंपल शब्दों में लिखना तो आप लिख सकते हो कि मतलब चुंबकीय प्रभाव के कारण यदि किसी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है तो इस प्रकार की घटना को कहते हैं चुंबकीय प्रेरण, सीधा सीधा। उसके बाद फिर पूछा एसी जनित्र और डीसी जनित्र की संरचना में मुख्य अंतर क्या होता है, आरेख द्वारा समझाइए। तो हम सिंपल आपको बता देते हैं कि उनमें जो अंतर होता है वो होता है विभक्त वलय का, मतलब रिंग लगा होता है। एक में पूरा रिंग लगा होता है और एक में मतलब ऐसे हाफ रिंग लगा रहता है। बाकी जनरेटर में कोई फ़र्क नहीं होता है, और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में आता है एसी जनरेटर की कार्यविधि लिखो, कभी डीसी की, और कभी कभी विद्युत मोटर की। इन तीनों में से कोई एक ना एक जरूर मतलब लॉन्ग आंसर में रहता है, तो आप इसको अपने बुक से रेडी कर लीजिएगा, बिल्कुल तैयारी कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ जो न्यूमेरिकल है इसको हम लगा देते हैं। अगर आपको जनरेटर का मतलब टॉपिक नहीं समझ में आएगा और आपको जनरेटर के टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगी तो आप हमें बताएंगे, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बना देंगे एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर पर। यहाँ पे आप देखो ऑप्शनल क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। यहाँ पे फिगर दिया हुआ 4 ओम हर एक जगह पर है, और उसके बाद इसमें 3 चीज़ पूछा, ए बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, और उसके बाद धारा का मान, ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर, इतना सारा चीज़ पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो देखिए इसका सलूशन ऑप्शनल क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्रमांक डाल देते हैं। जैसे मान लो ये R1 है सीरियल नंबर, इसको R2 कह देते हैं, इसको R3। तो यहाँ R1 R2 पैरेलल है तो पहले वो लिखना पड़ेगा। लिखेंगे R1 कामा R2। समांतर क्रम में है तो लिखेंगे इनका जो प्रतिरोध होगा R12 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा। 1/R12 इक्वल 1/4 + 1/4 बराबर 2/4 बराबर 1/2। तो यहाँ से R12 बराबर हो जाएगा 2 ओम। अब उसके बाद ये जो दोनों मिल के आए उसके साथ R3 श्रेणी में है, सिंपल काम। लिखेंगे R12 कामा R3 श्रेणी क्रम में है। तो अगर श्रेणी क्रम में है तो R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, R12 + R3 यानी हो जाएगा 4 प्लस R12 का मान आया 2 और R3 का मान 4 बराबर हो गया 6, और एक का उत्तर आ गया।
ए बी बिंदुओं के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 6 ओम, क्योंकि ए और बी के बीच यही तीनों लगे हुए हैं, तो ये एक का आंसर हो गया। उसके बाद अगला पूछा धारा का मान, तो आप धारा निकाल सकते हो, मतलब ये हो गया पहले का सोल्यूशन, यानी कह सकते हैं कि आर ए बी कितना होगा, 6 ओम। फिर दूसरा पूछा है धारा का मान, तो आई बराबर होता है वी बटे आर इक्विवेलेंट, तो v का मान है 6 और i का मान आया 6, तो i बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर, यानी कुल धारा हो जाएगी 1 एम्पियर। फिर उसके बाद अगला लगाते हैं। अगला पूछा है ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, तो अब आप देखो कि कैसे लगेगा। यहाँ से 1 एम्पियर जाएगा तो इस रास्ते में हो जाएगा 1/2 एम्पियर, देखना क्योंकि दोनों बराबर बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 एम्पियर और यहाँ भी हो जाएगा 1/2 एम्पियर, मतलब इसमें भी आधा एम्पियर की धारा जाएगी और इसमें भी आधा एम्पियर की धारा जाएगी। आप इस प्रकार से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इसमें आधा एम्पियर की धारा जाएगी तो यहाँ पे आएगा 2 वोल्ट और यहाँ पे आएगा, कह सकते हैं 2 वोल्ट, इस प्रकार से। तो कह सकते हैं कि AC के बीच में मतलब विभवांतर 2 वोल्ट का होगा। सर यहाँ ओम लिख देते। एक तरीका क्या है कि 1 एम्पियर की धारा जाएगी, तो यहाँ पहले पता कर लेते हैं कि कितना यहाँ पे वोल्ट खर्च होगा। तो यहाँ पे 1 एम्पियर आएगा तो इसमें 4 वोल्ट ही खत्म हो जाएगा, तो अब टोटल 6 वोल्ट का 6 में से 4 निकल गया, तो AC के बीच में 2 वोल्ट आएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हो, यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे BC बिंदुओं के बीच विभवांतर के बीच विभवांतर VBC बराबर हो जाएगा 4 ओम का प्रतिरोध है और 1 एम्पियर की धारा है, बराबर 4 वोल्ट लिखेंगे। इसलिए AC बिंदुओं के बीच विभवांतर VAC बराबर 6-4 बराबर 2 वोल्ट आंसर। और यही है क्वेश्चन नंबर 4 के प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से आपको आज की सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।